नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। और आज हम बात करेंगे नागौर सहित पूरे राजस्थान की राजनीतिक ताजा घटनाक्रम पर। जिस तरह से धीरे धीरे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, उसी तरह से पार्टियों की तैयारियों भी जो जोर शोर से बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे नागौर में पहले दांव खेल दिया, अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, और उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार का चुनाव पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एक तरह से देखभाल कर, फूंक फूंक के कदम रखकर इस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास कर रही है। और इसी के चलते लोग ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन हो जाए, उसके बाद ही उम्मीदवार की घोषणा होगी। और अगर घोषणा नहीं होती है तो आज दिल्ली में हो रही सीसी की बैठक के बाद आज फैसला हो जाएगा, और अंतिम फैसला आज आने की संभावना है कि नागौर जिले की सीट पर गठबंधन होगा या कांग्रेस स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी को मनाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उनको सफलता हाथ लगी है। और आज जिस तरह से जोधपुर में रविंद्र सिंह भाटी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक हुई थी, और वहां से भजनलाल शर्मा ने जो हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी, उसमें कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर ये संकेत दे दिए हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो गठबंधन को लेकर तैयार नहीं है और कांग्रेस की राह में मुसीबत बने हुए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के गठबंधन में रुकावट बनकर सामने आ रहे हैं। उनमें खास नाम है हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा। तो आज जिस तरह से पूरे दिन का जो घटनाक्रम है, उसमें देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बड़ी संख्या में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या रहेगा वो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है वो ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले अदला बदली का जो दौर है वो बड़े स्तर पर चल रहा है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कांग्रेस में आ चुके हैं, और आज जिस तरह से चर्चाएं हैं कि कोटा 12 की सीट पर प्रहलाद गुंजल है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा जिस तरह से चूरू के सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से राहुल कसवा भी कांग्रेस में आ चुके हैं। इसके अलावा भी कई नेता हैं। लेकिन नागौर जिले की बात करें तो यहां पर मिर्जा परिवार के बड़े नेता कहे जाने वाले रिछपाल सिंह मिर्जा और उनके बेटे विजयपाल मिर्जा के साथ कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उसका परिणाम देखना होगा कि क्या परिणाम आता है, और उसका रिजल्ट जब चुनाव परिणाम आएगा उस दिन पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका कितना फायदा उठाया और कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ। आज इन सब चर्चाओं पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रामाकिशन खीचड़, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करेंगे किस तरह की तैयारी है, ज्योति मिर्जा की उम्मीदवारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, नागौर में किस तरह का मुकाबला रहेगा, क्योंकि अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है और हो सकता है गठबंधन के बाद यहां से हनुमान बेनीवाल ही मैदान में आ जाए। आप क्या मानते हैं, अपने विचार बताइए। मैं तना साहब सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज राजनीतिक चर्चा के लिए अब तक के इस चैनल में हमारे परिवार में आपने हमको जोड़ा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता के लिए डीडवाना और नागौर जिले में आपने नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस चर्चा के इस कार्यक्रम में मुझे भी आपने लाइव जुड़ने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि चुनाव के हिसाब से पूरी तरह तैयार है। पूरे राजस्थान में पार्टी पूरी तैयारी के साथ में आगे बढ़ रही है। आपने बात कही नागौर के लिए, तो नागौर में पार्टी ने 15 दिन पहले लगभग 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का टिकट आ गया था। अब तक लगभग 16-17 दिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट को हो गए हैं। हमारा कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, लोगों से सीधा संपर्क, ये सब तो हुआ ही है। हमारी विधानसभा वाइज पार्टी की कोर कमेटी का गठन होना, विधानसभा वाइज प्रबंधन समिति का गठन होना, और अभी पिछले आज से हमने आज लाडनू में कार्यकर्ता सम्मेलन था, दोपहर को जायल में कार्यकर्ता सम्मेलन था, कल डीडवाना के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन है। 8 विधानसभाओं के जो लोकसभा के अंदर जो 8 विधानसभाएं आ रही है उनके कार्यकर्ता स्तर के सम्मेलन चालू हो गए हैं। पार्टी ने मोटा मोटी 26 तारीख की नामांकन की तारीख भी तय कर दी है, और कल शाम को 5 बजे पुष्कर के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें सीएम भजनलाल जी और
सीपी जोशी जी मीटिंग लेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पार्टी जीत की ओर अग्रसर है और राजस्थान में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नागौर जिले से इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। ये मैं तैयारी के आधार पर भी और पार्टी की लहर के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ। मोदी जी का पार्टी के पास में इतना बड़ा तानाशाह करिश्माई नेतृत्व है, आज पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। मैं समझता हूं कि मोदी जी के नाम पर और काम पर लोग वोट देने के लिए आतुर है। अभी जब विधानसभा के अंदर 115 सीटें जीती, मैच अच्छा रहा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 25 सीट जीतकर हैट्रिक बनाएगी और अब की बार 400 पार का जो नारा है, ये नारा नहीं है, ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की एकतरफा आंधी देश में चलेगी और राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बीच बीच में रोकना चाहूंगा आपको रामाकिशन जी। नागौर हमेशा इतिहास रचता आया है। 1977 में उस दौर में भी नाथूराम मिर्जा पूरे उत्तर भारत में जीत कर आए थे। उसके बाद में नागौर की सीट को लेकर हमेशा एक संशय बना रहता है, एक उम्मीद बनी रहती है कि नागौर में परिणाम कुछ भी हो सकता है। भले ही ज्योति मिर्जा कांग्रेस में रहते हुए 2014 और 2019 का चुनाव हार गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ज्योति मिर्जा यहां से इतिहास रचेगी। लेकिन अभी कहानी उल्टी हो गई है, ज्योति मिर्जा भारतीय जनता पार्टी में आ गई है और कांग्रेस में अभी उम्मीदवार आना बाकी है। तो मैं हनुमान जी बागड़ा से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या वो गठबंधन के साथ तैयार हो रहे हैं या स्वतंत्र रूप से भी उनकी तैयारी है? हनुमान जी आप बताइए। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था पहले भी कि नागौर जिला एक ऐसा जिला है जो राजस्थान यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी छाप छोड़ता है। यहाँ पर किसान, नौजवान, आमजन, गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति, शहर के व्यक्तियों ने ये ठान लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को करारा जवाब देंगे और नागौर की सीट तो 100% कांग्रेस की झोली में डालेंगे। चाहे वो कैंडिडेट प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करवा कर और जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता को टिकट देगी उसको भारी बहुमत से चुनाव जिताया जाएगा। नागौर के अंदर अभी मेरे बड़े भाई रामाकिशन जी बता रहे थे कि नागौर इतिहास रचता है। नागौर इसीलिए इतिहास रचेगा कि मोदी जी ने यहाँ सभाएं की लेकिन कांग्रेस की सीट आई, बीजेपी नहीं जीत पाई वहां, क्योंकि आज 8 विधानसभा है नागौर लोकसभा में, जिसमें 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, 2 बीजेपी के है, एक निर्दलीय है, एक आरएलपी की है। तो मैं मानता हूं कि जो निर्दलीय है या आरएलपी है उनके भी समर्थक कहीं ना कहीं बीजेपी से बड़े दुखी हैं और उनके मन में भी यह चीज है कि हम आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में नागौर की सीट कांग्रेस की झोली में डालकर मोदी जी को ये बताएंगे कि आप किसान किसान नौजवान के साथ जो छलावा किया है उसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा। लेकिन हनुमान जी, कांग्रेस पार्टी भी अपनी नैया को पार लगाने के लिए हनुमान बेनीवाल की तरफ देख रही है। हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन की उम्मीद बंधी हुई है कि आज गठबंधन पर फैसला हो सकता है। दिल्ली में सीईसी की बैठक अभी होने वाली है, उसके बाद तय हो जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होगा या नहीं। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस स्वतंत्र लड़े तो ठीक रहेगा या हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर लड़ेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह खतरा सता रहा है कि अगर हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है उसके बाद में यहाँ का चुनाव अलग तरीके का हो जाएगा। रामाकिशन जी आप क्या मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन के बाद में चुनाव कैसा रहेगा? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार एनडीए का उम्मीदवार बनकर यहाँ से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में हनुमान बेनीवाल का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन संपर्क में था और कुछ लोगों को उन्होंने ऑब्लाइज भी किया है। उस हिसाब से उनकी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकती है। तो आप क्या मानते हैं कि गठबंधन के बाद में कैसा समीकरण रहेगा? तना साहब, मैं मानता हूं कि आपने जैसा पहले कहा कि ये नागौर की सीट अलग टाइप की रही है, मैं मानता हूं कि ये सीट वास्तव में अलग टाइप की है। 1977 में आपातकाल के बाद में चुनाव हुए तो पूरी हिंदी भाषी इलाके के अंदर कांग्रेस 2 ही जगह सीट जीत पाई थी, एक नागौर सीट थी, एक छिंदवाड़ा एमपी की सीट थी। लेकिन आपने देखा कि 2014 के अंदर जब वापस 2014 के जब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुए तो नागौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय हुई, छिंदवाड़ा के अंदर बीजेपी फिर भी पराजित हुई थी, लेकिन नागौर के अंदर बीजेपी जीती थी। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से सीआर चौधरी जी लड़े,
कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, पार्टी का गठबंधन हुआ, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें भी मेहनत की, खूब, कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब जब ज्योति मिर्धा जी को पार्टी का कमल का निशान दिया है, तो पार्टी के कार्यकर्ता 2014 और 19 की तरह पूरी ताकत के साथ में एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, सामने चाहे गठबंधन का उम्मीदवार आए, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्टी 25 के 25 कमल जीतेगी और नागौर में फिर से भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी, बड़ी जीत दर्ज करेगी। देखिए रामाकिशन जी, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, मोदी लहर भी चल रही है, लेकिन नागौर की राजनीति में जो उठापटक भारतीय जनता पार्टी में चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस तरह से मिर्जा परिवार का बड़ा चेहरा रिछपाल मिर्जा भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके बेटे भी उनके साथ में आए और कई नेता उनके साथ आगे थे। और विधानसभा चुनाव में रेवत राम डांगा ने भी हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़कर खींवसर की सीट से बीजेपी का चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से एक नेता ऐसे हैं जिनको बार बार भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही है, उनमें बड़ा नाम तो है सीआर चौधरी साहब का, जिन्हें हालांकि चुनाव से एन वक्त पहले किसान आयोग का चेयरमैन बनाकर ये माना जा सकता है कि उन्हें पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए उनको एक तरह से संतुष्ट किया है, सांत्वना दी है। लेकिन दूसरी ओर एक नाम और है जो डेगाना के विधायक है अजय सिंह किल्लक, उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी ने किनारे कर दिया। अब जब डेगाना में रिछपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उसके बाद में डेगाना की स्थिति स्पेशल हो गई है। वहां से रिछपाल मिर्धा बीजेपी के धनी दोरी होंगे या वहां से अजय सिंह किल्लक ही वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में, या वहां के जो पंचायत चुनाव होंगे वहां पर वहां उनका संरक्षक कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, इसको लेकर अभी भी सवाल है। और दोनों का एक मंच पर आना ये कतई नहीं लगता है कि रिछपाल सिंह मिर्धा, विजयपाल मिर्धा और अजय सिंह किल्लक एक मंच पर आएंगे और एक मंच पर आकर वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे या आगे बढ़ाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं फूट है जो चुनाव में हो सकता है परिणाम के रूप में देखने को मिले? तना साहब, आपने जैसा सीआर चौधरी साहब का जिक्र किया, अभी सीआर साहब को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। किसान आयोग के चेयरमैन के रूप में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिली है। सीआर साहब नागौर जिले के किसानों के बड़े नेता हैं, खूब उन्होंने काम किया बेहतरीन, और पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर उनको चुनाव के मैदान में भेजा है। दूसरा, आपने कहा कि पार्टी में नए लोग आते हैं पर पुरानों का कोई महत्व कम नहीं हो जाता। अजय सिंह जी पहले मंत्री थे, वर्तमान के अंदर विधायक हैं और वो पार्टी के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, सक्रियता से काम कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर डेगाना और मेड़ता, ये दोनों राजसमंद लोकसभा में आते हैं, दोनों जगह पार्टी की बड़ी जीत हुई थी। मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, फिर से राजसमंद सीट पर पार्टी डेगाना और मेड़ता में आगे रहेगी। अजय सिंह जी के मान और सम्मान में पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और रिछपाल मिर्धा जी और इनका पूरा परिवार ने पार्टी ज्वाइन की, उनके आने से मजबूती मिलेगी। आपने कहा कि रेवंत राम जी डांगा ने, आपने देखा उन्होंने ज्वाइन की तो उसका फायदा भी पार्टी को मिला। पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं की पूरी चिंता कर रही है और नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर उनको जहां लगता है कि जरूरत है उस हिसाब से पार्टी संगठन की मजबूती का काम कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस छोड़ने वालों की बाढ़ आ रखी है। आपने देखा होगा कि लगभग 1300 से ज्यादा लोगों ने उस दिन पार्टी ज्वाइन की जिस दिन रिछपाल जी और कटारिया जी और इन सब लोगों ने ज्वाइन की थी। पर डे कार्यालय में 200-300 लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस के इस डूबते जहाज को छोड़कर हर कोई पार्टी को, बीजेपी को अपनाना चाहता है। उनको लगता है कि बीजेपी भविष्य है। और मुझे एक बात जरूर लगती है कि अगर कांग्रेस का कहीं संघर्ष दिखता तो लोग पार्टी नहीं छोड़ते। तना साहब, आप भी मानते होंगे। चलो मैं बीच में रोकूंगा। आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस युक्त भाजपा होने जा रही है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस नेताओं की जो बाढ़ आ रही है, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कैसे आपका कांग्रेस मुक्त भारत का नारा पूरा होगा? आपकी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन वही कांग्रेस के नेता आपके पार्टी में जाकर अब उनका विलय हो रहा है, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो अब आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात कैसे करेंगे? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेस युक्त भाजपा कर बैठे। हनुमान जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा
कि बीजेपी में एक ही सिस्टम है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी अवैध काम कर रहा हो, कैसा भी हो, इनके पास आता है, इनके पास पता नहीं कोई एक वॉशिंग मशीन है, उसमें डालते हैं, वो एकदम सच्चा इंसान बन जाता है और भ्रष्टाचार उसका मुक्त हो जाता है अपने आप। तो ये जो भी बड़ा व्यक्ति है उसको ईडी का डर दिखा के या कैसे भी दिखा के ये खुद भी इसमें पार्टनर डल जाते हैं और खुद ही भ्रष्टाचार करते हैं। बीजेपी ये चाहती है कि भ्रष्टाचार के जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारी वो बीजेपी में आ जाए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर भाजपा को पता रहे कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है, ये खुद ही अपने आप भ्रष्टाचार कर लेंगे। आप बताइए, नागौर जिले के अंदर 10 विधानसभा है, हर एक विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी इनके पास है, तो कांग्रेस ही टूट कर गए हैं। हाँ, हो सकता है कांग्रेस वाले जो लालची थे वो चले गए बीजेपी में, लेकिन भाजपा के अंदर कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास कैंडिडेट है कहाँ, प्रत्याशी नहीं है। और आज कांग्रेस मुक्त की ये बात कर रहे हैं, आप हो सकता है नेताओं को ले जा सकते हो सकता है बड़े नेताओं को ईडी का डर दिखा के बीजेपी ज्वाइन करवा सकते हो, लेकिन आम जनता को नहीं डरा सकते। आम जनता के दिलों में से कांग्रेस को कैसे निकालोगे? आम जनता के मन में आज भी कांग्रेस है। आम जनता चाहती है कि कांग्रेस ने जैसा राज किया वैसा राज आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। आज किसान त्रस्त हैं, युवा त्रस्त हैं, आमजन त्रस्त हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है पार्टी के लालच में आके कोई अच्छी बात बोल देता है कि सोचेगा कि मेरा कल भला हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कांग्रेस की बीजेपी की बात नहीं, आमजन जो लोग बात करते हैं वो एक ही बात करते हैं कि अगर पार्टी जनहित की पार्टी, आमजन की पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हो, लेकिन आपने जैसे अभी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के नेता नहीं है, लेकिन यही सेम स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी खुद के नेता कहाँ है? चूरू में आप देखिए, चूरू में कांग्रेस के लिए जो मेहनत कर रहे थे, वो मान लो कोई सांसद का चुनाव लड़ना चाहते थे, नहीं मैं बिल्कुल आपको चूरू की बात बताना चाहूंगा। एक राजस्थान में चूरू ही है या बाड़मेर में ज्वाइन कर ली, तो ज्वाइन कर ली वो कद्दावर नेता थे, और वहां के हमारे कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि आप इनको ज्वाइन करवाइए, हम इनको जिताएंगे चुनाव। ये चुनाव राहुल कसवा का नहीं, ये चुनाव आम जनता का हो गया है और चुनाव वो जिताएंगे मिलकर। तो 36 कौम ये चाहती है कि चूरू से राहुल कसवा एमपी बने, वो इसलिए कि बीजेपी के अंदर वो लगातार थे तो उनको क्या मिला, और ये सच्चाई है। बीजेपी के अंदर आज तक किसी व्यक्ति ने मेहनत की तो उसको मिला कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं सीआर साहब को किसान आयोग का दे दिया, तो ये हो सकता है चुनाव के वक्त इनको पता था कि विरोध है, लोग नाराज हैं। और आज नागौर के अंदर कौन साथ में है? पार्टी के पदाधिकारी। मुझे बताइए रामाकृष्ण जी कि पार्टी की मीटिंग कितनी हुई, कितनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, कितने कार्यकर्ता खुश हैं? कोई खुश नहीं है। वो सभी चाहते हैं कि हम पूरे नाराज हैं, लेकिन उपाय उनके पास भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के मुट्ठी में है बीजेपी। इनके पास कोई फैसला है नहीं। मोदी जी को फैसला करना है या अमित शाह जी को फैसला करना है, ये तो केवल कठपुतली है। यहाँ राजस्थान के मिनिस्टर देख लीजिए, यहाँ राजस्थान के 25 सांसद दिए 2 बार लगातार, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हुआ क्या? राजस्थान को क्या मिला? और कोई भी सांसद, एक भी मुझे सांसद बताइए जो सांसद लोकसभा में बोला, राजस्थान की आवाज उठाई, राजस्थान के किसान नौजवानों की बात की। केवल और केवल ये हनुमान बेनीवाल बोले, और तो उनको भी हनुमान बेनीवाल बोले थे, लेकिन वो भी एनडीए के सांसद थे वो। हाँ तो उनको निकाल दिया। इसका मतलब क्या कि वहां तो बीजेपी में लोकतंत्र है ही नहीं। बीजेपी तो लोकतंत्र की पार्टी नहीं है। बीजेपी चाहती है, दबाना चाहती है, हर व्यक्ति को दबाना चाहती है। आज दबाया, किसानों की आवाज उठाई, दबा दिया, युवाओं की आवाज उठाई, दबा दिया। दबाने से लोकतंत्र खत्म होता है। लोकतंत्र कहाँ रहा फिर बीजेपी में? तो आने वाले दिनों में देखिए, आपने ये बात तो कह दी, आपने ये बात तो कह दी कि जिस तरह से बीजेपी के पास भी नेता नहीं है तो कांग्रेस के पास भी नेता है। आप भी तो हनुमान बेनीवाल के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि अरे ये उम्मीद भी है नागौर के लोगों को, अगर हनुमान बेनीवाल को बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो सांसद नागौर का नेतृत्व वो कर रहे थे,
भाई कांग्रेस का एमपी होता तो मैं कांग्रेस की बात करता। वो एनडीए से गठबंधन करके वहां सांसद बन के गए थे, तो आवाज कौन उठाएगा? लोकसभा में जो जाएगा वही उठाएगा। आम व्यक्ति को तो वहां बोलने नहीं दिया जाता। जब सांसद को बोलने नहीं दिया जाता तो आम जनता को कौन बोलने दे देंगे? और मैं तो ये कहता हूँ, भाजपा तो आने वाले दिनों में जनता इतनी परेशान है, इनके पीछे भागेगी और वोट तो देने की दूर की बात है, बात तक नहीं करेगी, क्योंकि लोकतंत्र इनके पास नहीं है, काम इनसे नहीं होता। मुख्यमंत्री जी पर्ची से बन गए, मंत्री पर्ची से बन गए, विभाग इनके बड़ी लंबी समय लगाकर उनके विभाग बांटे गए, तो भी विभाग में ये मंत्री केवल बैठे हैं, काम पूरा का पूरा प्रशासन कर रहा है। तो जब लोकतंत्र में नेता किस लिए चुने जाते हैं? वो इसलिए चुने जाते हैं कि प्रशासन अगर कहीं गड़बड़ करे या प्रशासन आम जनता का कार्य नहीं करे तो लोकतंत्र ये वो जो भी जनप्रतिनिधि चुन के जाता है वो आवाज उठाता है और बात करता है, लेकिन यहाँ तो कोई बात करने वाला ही नहीं। चलो हनुमान जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि गठबंधन को लेकर आपको क्या उम्मीद है? आज जो सीईसी की बैठक हो रही है उसमें गठबंधन की कितनी उम्मीद है? गठबंधन होने की संभावना कितनी लग रही है? आपके दिन में किसी से बात हुई हो या कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं से बात हुई तो क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल, हमारे मैंने पहले भी आपको कहा था, तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी है, अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है, हरीश चौधरी जी है, वो एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारियों से बात करके जो सही निर्णय कांग्रेस के और आम जनता के पक्ष में जो निर्णय होगा वही निर्णय लिया जाएगा और जल्द से जल्द ये बात सामने आ जाएगी और अच्छी खबर आएगी और ऐसी खबर आएगी कि बीजेपी के तो हाथ पैर फूल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, बीजेपी आने वाले दिनों में डर गई आज से ही। ये इधर उधर घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाओ चाहे सरकार के, और बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनको तो लोकसभा में मात खानी ही पड़ेगी, ये किसान नौजवान ने तय कर लिया है। देखिए, आपने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, जो आम जन की आवाज होगी, आम जन की आवाज तो आज नागौर से एक ही है कि हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए और आम जनता ये चाह रही है। वही बात मैंने कही है ना कि जो जनता चाह रही है वही वैसा ही फैसला होगा, समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत लड़ाई जो है वो महत्वपूर्ण हो गई है। व्यक्तिगत लड़ाई को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच में जो एक शीत युद्ध चलता है, एक अदावत रहती है, उसको लेकर ही जो रुकावट है वो बनी हुई है। और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा भी ये नहीं चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत और इसके अलावा नागौर के तमाम जो नेता है उनमें ज्यादातर नेता ये चाह रहे हैं कि ये गठबंधन हो जाए और गठबंधन होने के बाद चुनाव का रुख अलग तरीके का होगा। और अगर गठबंधन नहीं होता है और कांग्रेस पार्टी मान लीजिए कि हरेंद्र जी मिर्धा को यहां से उम्मीदवार बना देती है, जसाराम जी को बना देती है या मुकेश भाकर, चेतन डूडी किसी और को बना देती है, तो उस सूरत में हनुमान बेनीवाल भी खुद चुनाव लड़ेंगे और हनुमान बेनीवाल के चुनाव लड़ने के बाद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने के बाद कांग्रेस यूं मानिए कि वो दौड़ से बाहर हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर फिर नुकसान कांग्रेस को ही करने वाले हैं। आप क्या मानते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे गठबंधन हो या नहीं हो, ये तो आलाकमान के नेता जो भी निर्णय लेंगे वो मंजूर होगा, लेकिन नागौर की जनता ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी को हराना है। और जैसा आप कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी वही निर्णय लेंगे जो जनता चाहेगी, वो जनता से बात करके निर्णय लेंगे और जनता ने ये तय कर लिया है कि अब तो बीजेपी को हराना ही है। ऐसा निर्णय, गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा, ये तय है, नागौर की जनता ने तय कर चुकी है। और जो जनहित में फैसला या जो किसान नौजवान की लड़ाई लड़ने वाले हैं वो फैसला उनसे पूछ कर लिया जाएगा और उनका मन है उसी अनुरूप कार्य किया जाएगा। तो आप तो ये तय मान लीजिए नागौर की सीट तो कांग्रेस के खाते में गई। देखिए, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। तैयारी क्या है? कुछ तैयारी नहीं है। देखिए पहली बात तो ज्योति मिर्धा को टिकट देकर उन्होंने पहल की थी, वो आज की टिकट दिए हुए उनको, आज 15 दिन पहले उनको टिकट दे दी और उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। हर जगह मंडल अध्यक्षों की मीटिंग ले ली है। कल डीडवाना में भी इनकी एक बैठक होने जा रही है जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग रखी गई, उसमें जिले भर के नेता आएंगे।
साथ ही लोकसभा के तमाम पदाधिकारी आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा है जो जमीनी स्तर पर जो तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक कोई धड़ी दोरी नहीं है। कांग्रेस की टिकट किसके पास जाएगी ये तय नहीं है, तो तैयारी करे कौन? अगर एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी होती है तो अभी तक तैयारी वो भी शुरू कर चुके होते। मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव था नागौर का, उसमें भी तो इन्होंने 15 दिन पहले टिकट दी थी। क्या हो गया? क्या हो गया? 15 दिन पहले टिकट दी थी, रिजल्ट आपके सामने, कांग्रेस जीती। और मैं आज कह रहा हूं लेट टिकट हो, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। लगातार तैयारियां चल रही है। गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की लिस्ट बन चुकी है। हमारे बूथ, हर बूथ पे कार्यकर्ता तैयार खड़े हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की है, और उस मेहनत पे आने वाले दिनों में फल मिलेगा। लोकसभा चुनाव कांग्रेस के खाते में ही जाएगा। चलिए हनुमान जी, आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनके कमेंट आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर कमेंट हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन को लेकर आते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल के समर्थक करते हैं कि हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल ही जीतेगा, हनुमान बेनीवाल ही मजबूत रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागौर लोकसभा सीट से आज की तारीख में अगर गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्जा को टक्कर दे सकते हैं, और चुनाव का परिणाम भी कुछ अलग तरीके का आ सकता है। ये नहीं कहेंगे कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा, लेकिन चुनाव परिणाम को लेकर यह माना जा सकता है कि अलग तरीके का परिणाम आएगा और ज्योति मिर्जा को यहां पर कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन नहीं होता है, उस सूरत में कांग्रेस को पुनर्विचार करना पड़ेगा, अपने नेताओं को एक जाजम पर लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी एक जाजम पर नहीं है। चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का जिम्मेदार नेता है, चाहे विधायक है, या वो विधानसभा चुनाव में हारा हुआ है, वो एक जाजम पर नहीं है। उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, उनके नेता अलग अलग हैं। प्रदेश में जब भी बात चलती है तो नागौर के नेताओं की, चाहे वो मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़िया हो, चाहे चेतन रूडी, मंजू मेघवाल, महेंद्र चौधरी हो, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नागौर के सिनेरियो में आज की तारीख में कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है। मजबूत उम्मीदवार पर पार्टी दांव खेलना नहीं चाहती है। मजबूत उम्मीदवार इनकी नजर में पता नहीं कैसे इनका पैमाना है, क्योंकि जनता की जो आवाज है वो है कि मुकेश बाकर यहां से मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन पार्टी हो सकता है कि हरेंद्र मिर्जा पर दांव खेल दे। लेकिन हरेंद्र मिर्जा अच्छे लीडर हैं, सुलझे हुए लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आज की तारीख में वो ज्योति मिर्जा को टक्कर देने में सक्षम नजर नहीं आते हैं, और कांग्रेस को एकजुट करने में भी वो सक्षम नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी मुकेश बाकर को टिकट देती है तो परिणाम कुछ अलग आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन यहां पर मजबूत होकर दिखाई देगा। इसके साथ ही आज जो प्रदेश की अपडेट है वो ये है कि रविंद्र सिंह भाटी, जिनको भारतीय जनता पार्टी मनाने की तमाम जो अटकलें लगा रही थी, प्रयास कर रही थी, वो कहीं ना कहीं आज सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। क्योंकि आज जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जोधपुर से उदयपुर गए थे भजनलाल शर्मा, तो उन्होंने अपने विमान में रविंद्र सिंह भाटी को साथ में लेकर वो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि रविंद्र सिंह भाटी मान गए हैं और वो बाड़मेर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा बात की जाए तो चाहे चूरू हो, चाहे नागौर हो, चाहे बाड़मेर हो और चाहे जोधपुर हो, इन सीटों पर घमासान देखने को मिलेगा। और खास नजर एक सीट और है, जालोर की सीट है, उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहां पर मुकाबला कैसा रहेगा? क्या पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे को जिताने में कामयाब रहेंगे, या एक बार फिर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनके राजनीतिक कैरियर पर भी एक ग्रहण सा लग जाएगा, क्योंकि पिछला चुनाव भी वो जोधपुर लोकसभा सीट से हार गए थे, और इस बार का चुनाव भी अगर वो हार जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके राजनीतिक कैरियर के लिए एक ब्रेक होगा। साथ ही ज्योति मिर्जा के कैरियर के लिए भी ये चुनाव अहम होने वाला है, क्योंकि ज्योति मिर्जा भी लगातार 2 लोकसभा के और 1 विधानसभा के चुनाव हार गई है। अगर ये चुनाव फिर से हार जाती है तो ये कहा जा सकता है कि ज्योति मिर्जा का राजनीतिक कैरियर भी एक ब्रेकर के ऊपर से गुजरेगा, और हो सकता है उस ब्रेकर के बाद ज्योति मिर्जा नागौर की राजनीति में नजर नहीं आए। अब देखते हैं कि
आज सीईसी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों की घोषणा करती है और कांग्रेस पार्टी की जो सीईसी की बैठक है, वर्किंग कमेटी की बैठक है, वो हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन को लेकर क्या निर्णय करती है, ये देखने वाली बात होगी। हम भी इस पर लगातार नजर बनाए रहेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे। जो हमारे सूत्रों से जो भी घटनाक्रम रहेगा उसमें हम आपको सबसे पहले अवगत करवाएंगे। लगातार देखते रहिए राजस्थान अब तक और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पल पल की राजनीतिक ताजा घटनाओं से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।